Hello. In this lecture, we will be covering about Charter Act of 1813. UPSC has already asked a question in 2019 about Charter Act of 1813. So we will solve this question after understanding the topic. So starting from the first point, चार्टर एक्ट्स के बारे में हमने ये जाना था कि चार्टर एक्ट्स की जो वैलिडिटी होती थी जनरली 20 इयर्स की होती थी. तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 also said that EIC can rule in India for the next 20 years. First thing. Second, अब यहाँ पे हमने पढ़ा था कि धीरे धीरे दिस इज द टाइम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्रिटेन. ओके, दिस इज द टाइम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्रिटेन है. तो अब क्या होगा, ब्रिटेन विल बी लुकिंग फॉर मार्केट्स. अब वहाँ के ब्रिटेन के जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो प्रेशर डाल रहे हैं गवर्नमेंट के ऊपर कि हमें इंडियन मार्केट को एक्सप्लोर करना है. इसीलिए जो EIC को आपने मोनोपोली दे रखी है कि इंडिया में सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड करेगी, आप उसको हटाइए, अब हमें भी जाने दीजिए. प्राइवेट ट्रेडर्स कह रहे हैं कि अब नए कंपनीज को भी अलाउ कीजिए. एज अ रिजल्ट क्या हुआ है, अबॉलिश हुई है मोनोपोली ऑफ EIC, दैट इज abolition of trade monopoly of EIC. लेकिन दो चीजें थी, दो गुड्स थे जिनकी ट्रेड में EIC की मोनोपोली खत्म नहीं की गई थी. जब वो कौन से थे, एक्सेप्ट ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि चाय का व्यापार और चाइना के साथ जो भी व्यापार होगा वो सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी. इसके अलावा किसी और कमोडिटी में व्यापार करना है उसके लिए जो EIC की मोनोपोली थी वो हटा दी गई. अब कोई और कंपनी ब्रिटिश से आके व्यापार कर सकती है. तो वेरी इंपॉर्टेंट दिस पॉइंट इज कि अबॉलिश कर दी गई थी मोनोपोली ऑफ ट्रेड मोनोपोली ऑफ EIC इन 1813 एक्सेप्ट टी में और ट्रेड विद चाइना में. ठीक है, ओके. थर्ड पॉइंट यहाँ पे ये हुआ कि अब देखो फिर से वहीं पे यहाँ पे लॉजिक से समझने की कोशिश करते हैं कि ब्रिटिश में हो रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन. ठीक है, वहाँ पे वो लोग गुड्स बना रहे हैं. अब उस गुड्स को मार्केट चाहिए, लेकिन मुझे फॉरेन का गुड तब तक पसंद नहीं आएगा जब तक मैं उनके विचारों से अलाइन नहीं होंगी. राइट, सो इन ऑर्डर टू make people like the goods of इंग्लैंड, टू फील दैट द इंग्लिश लाइफस्टाइल जो है वो सुपीरियर है और हमको भी अपनाना चाहिए, इसलिए इन्होंने कहा कि हम वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करेंगे. ठीक है, वेस्टर्न थॉट को प्रमोट करेंगे, वेस्टर्न थॉट एंड एजुकेशन को हम प्रमोट करेंगे इंडिया में. ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ से अटेम्प्ट्स होंगे कि वेस्टर्न लोगों की सोच, उनकी लाइफस्टाइल को इंडिया में लेके आया जाए. जब लोग इंग्लिश जैसा सोचेंगे तो इंग्लिश लोगों की तरह रहन सहन सीखेंगे और उनकी तरह जो गुड्स वो लोग यूज करते हैं वही डिमांड करेंगे. ठीक है, तो एज अ रिजल्ट दो चीजें किया गया. पहला, वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करने की बात हुई है, जिसके अंदर हमने क्या बोला कि थर्ड पॉइंट हमारा दैट 1 लाख रुपीज वॉज केप्ट असाइड फॉर एजुकेशन. ठीक है, सेकेंड, यहाँ पे अलाउ किया गया क्रिश्चियन मिशनरीज टू कम इन इंडिया. ठीक है, क्रिश्चियन मिशनरीज आएंगे और यूरोपियन लाइफस्टाइल, क्रिश्चियन वे ऑफ लाइफ को प्रमोट करेंगे. ठीक है, तो अलाउड टू कम एंड प्रीच इन इंडिया. तो इन सब का जो ताल्लुक है वो इसी बात से जुड़ा है कि ब्रिटिश की इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए आप चाहते थे कि इंडियंस भी इंग्लिश जैसा सोचे, इसलिए आपने 1 लाख रुपए साइड में रखे इंडियन एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन लाने के लिए. और सेकंड, क्रिश्चियन मिशनरीज को हमने अलाउ किया. ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया. फिर आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर मेजर पॉइंट्स यही 4 थे. लेट्स सी, अब हम क्वेश्चन क्या आगे बढ़ते हैं. अच्छा, हमने यहाँ पे ये देखा कि आपने यहाँ पे इंग्लिश एजुकेशन, क्रिश्चियन मिशनरीज को आप लेके आ रहे हो, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 हैज पेव्ड द वे फॉर एंग्लिसाइजेशन. एंग्लिसाइजेशन
एंग्लिसाइजेशन ऑफ इंडिया। एंग्लिसाइजेशन ऑफ इंडिया मतलब कि आप इंग्लिश थॉट से प्रमोट हो रहे हो, आप इंग्लिश थॉट को सपोर्ट कर रहे हो, उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हो, दैट इज एंग्लिसाइजेशन ऑफ इंडिया। लेट्स सी द क्वेश्चन नाउ। Consider the following statements. Okay. It ended the trade monopoly of East India Company in India. Yes. Except for trade in tea and trade with China. Yes. हमने ये बिल्कुल सेम स्टेटमेंट यहाँ पे पढ़ा है कि टी और ट्रेड इन चाइना के अलावा दोनों चीज़ों में उसके अलावा सब चीज़ों में हमारी मोनोपोली को एंड कर दिया था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड, इट asserted the sovereignty of British Crown over the territories held by the company. ये भी स्टेटमेंट जो है ये हमारा सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन हम समझ लेते हैं क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या बोला था, जो हमने बताया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 वाला, उसमें बोला गया था EIC की जो टेरिटरीज हैं दे आर पोजेशन ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आया तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि इसको हम और सेंट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो अब हमें पार्लियामेंट पे भी भरोसा नहीं रहा है, तो अब हमने क्या किया कि EIC की जो टेरिटरीज हैं दे आर अ पोजेशन ऑफ ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, ये बोला गया था, एक्चुअल बोला गया था। अब द थिंग इज कि इस टाइप का स्टेटमेंट वी डू नॉट फाइंड जनरली रिटन इन बुक्स एंड ऑल, सो ये जनरली मिस हो जाता है और ये लगता है लोगों को गलत है, बट ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहीं से हमने टेरिटरीज को अंडर दी क्राउन लेके आने की बात की थी, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो हमें PYQ से ये सीखना है कि जो चीज़ें हमारे नोट्स में नहीं है हम उनको ऐड करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये प्लीज़ ऐड कर लेंगे हम। थर्ड इज रेवेन्यूज ऑफ इंडिया वर नाउ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। देखो हमने चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में ऑलरेडी पढ़ लिया था कि जो भी पैसा है 5 लाख रुपए आपको EIC ब्रिटिश पार्लियामेंट को देगी, सारे सैलरीज जो हैं वो EIC के वो इंडियन उससे जाएंगे। इसका मतलब जितना भी पैसा आ रहा है, जितना भी पैसा आपको मिल रहा है, वो सारा ऑलरेडी पार्लियामेंट कंट्रोल कर रही है। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 से पहले ही ये चीज़ हो चुकी थी, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर इज 1 and 2 ओनली। ठीक है, समझ रहे हो ये वाला थर्ड वाला क्यों गलत है? बिकॉज ये चीज़ें हम ऑलरेडी 1793 वाले एक्ट में हम कर चुके थे, एंड इसका आंसर इज 1 and 2 ओनली। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।